गाइस, दिस इज वीवी एंड आज हम करने वाले हैं सारे चैप्टर्स इंग्लिश के बिकॉज भाई 2 दिन के अंदर हमारे बोर्ड्स है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कहानी में मेनली 3 कैरेक्टर्स है। जो मेन कैरेक्टर है हमारा चार्ली, वो काफी बार स्टेशन पे खो जाता है। तो उसके साथ क्या होता है कि उसको एक बार 3rd लेवल मिलता है और वो देखता है कि 3rd लेवल तो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। वो देखता है कि यहाँ बहुत छोटे छोटे रूम्स है, बहुत कम टिकट काउंटर्स, वुडन इन्फॉर्मेशन बूथ्स है और लाइक बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें हैं जो उसने लोगों को आउटडेटेड क्लोथ पहनते हुए देखा। प्लस एक न्यूज़पेपर पढ़ते देखा था वर्ल्ड, जो कि पहले मिलता था और उस पर डेट डली हुई थी June 11, 1894। उसका ड्रीम था वैसे भी उसको गेल्सबर्ग जाना था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाउन्स थे, हाउसेस थे और ट्रैंक्विलिटी थी, पीस थी एज कम्पेयर टू आज का वर्ल्ड जिसमें वॉर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है। वो वहां से एस्केप करना चंद एक्सचेंज में रहा था। लाइक $300 जो थे उसको मिले थे $200 के कंपेरिजन में। पर यार वो जब दोबारा जाता है अपनी वाइफ को लेकर के 3rd लेवल ढूंढने के लिए, बट उसको 3rd लेवल नहीं मिलता है। और यार जब चार्ली थका करके अपने घर आता है तो अपनी स्टेप कलेक्शन में दिख रहा होता है, उसको स्टैम्प मिलती है June 11, 1894 की। प्लस सैम का एक लेटर भी मिलता है कि भाई मैं तो गेल्सबर्ग आ गया हूँ, तू भी आ जा, और मैंने यहाँ पे ना $800 इन्वेस्ट कर दिया एक बिजनेस के अंदर। मतलब इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हर कोई फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस से दूर भागना चाहता है। जैसे कि लाइक चार्ली को अपने मन में लग रहा था कि 3rd लेवल नाम की कोई जगह है शायद, बट ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा ही सैम को भी लगा। सो यार एक किंग था सर जे बहादुर नाम से, एंड वो जब 10 दिन का था तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई ये मरे। छोटा सा बच्चा बोलता है भाई मरते तो सब है ना, मैं ये पता कैसे मरूंगा। तो उसने बताया कि भाई ये टाइगर की वजह से मरेगा। टाइगर उसको इसलिए मारेगा बिकॉज वो बुलार में पैदा हुआ है। तो फिर जब वो 20 साल का हुआ तो उसने क्या करा, टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था एक एक करके। अपने लाइक अपने स्टेट में जितने टाइगर थे उसे सारे एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर भी आता है कि भाई मेरे को टाइगर मारना तो क्लिक करानी है, बट उसने मना कर दिया था बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे लोग करेंगे। क्या किया कि उसकी वाइफ के लिए 50 डायमंड रिंग्स लाइक बहुत एक्सपेंसिव थी उस समय में, वो उसकी वाइफ को दी जिससे कि वो यहाँ पर नहीं है। स्टेट में सारे टाइगर्स खत्म हो गए, दूसरे स्टेट की प्रिंसेस से शादी कर लेते। हर बार वो वहां जाता 5-6 टाइगर मार करके आता, बट 99 टाइगर उसने मार दिए थे, एक टाइगर बचा था। 70 टाइगर उसने अपने यहाँ पे स्टेट में मार लिए थे। 99 तक हो गया था उसके प्रिंसेस के स्टेट तक, बट एक टाइगर बचा था। तो उसके ऑफिसर ने दिमाग लगाया कि भाई एक काम करते हैं, सर्कस का ओल्ड टाइगर लेकर आते हैं, उसको जंगल में छोड़ देते हैं, जैसे कि किंग को लगेगा कि भाई ये तो एक टाइगर है और 100 टाइगर में कंप्लीट हो जाएंगे। बट क्या हुआ, उसने गोली चलाई एंड टाइगर डर की वजह से बेहोश हो गया, बट वो मरा नहीं था। बट जब बाद में ऑफिशियल देखते हैं भाई ये तो मरा नहीं है, भाई कौन ही चाहेगा कि हम अपने लाइक किंग से डांट खाए, तो उन्होंने वो टाइगर अपने मार दिया था। तो अभी उसने 100 टाइगर नहीं मारा था। उसके बाद क्या होता है, इसकी खुशी होती है बहुत, वाह वाह वाह, मैंने मार दिया। उसके बच्चे का बर्थडे आता है तो उसके बाद वो क्या करता है, गिफ्ट में लेकर आता है वुडन टाइगर। सो जो वो टाइगर था ना बहुत चीप था, लाइक वो इतने रुपए का था और उसने $300 का बेच दिया उसको। सो लाइक उसको लगा कि अच्छी क्वालिटी है। जब उसको टच किया तो उसके अंदर से एक पिन निकली थी, उसको वो पिन लाइक लग गई एंड वो मर गया। वो जो 99 टाइगर्स का रिवेंज था वो एक वुडन टाइगर ने ले लिया एंड वो किंग मर गया। जो तिशानी दोषी होती है वो कुछ बच्चों को लेकर जाती है अंटार्कटिका। 20% आइस है पूरे वर्ल्ड की, एंड प्लस वहां पर समर्स में पता 24 आवर सनलाइट रहती है। और अंटार्कटिका साथ में जुड़े हुए थे एक बड़ी सी लैंड जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड, लाइक 650 मिलियन ईयर एगो, बट अब वो अलग अलग हो गए हैं। और वो बोलती है कि यहाँ पे इकोसिस्टम ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा डिफरेंट टाइप की वेराइटीज नहीं रहती है। यहाँ का जो क्लाइमेट चेंज है वो हमें खुद जाकर के देखना चाहिए, खुद जाकर के एक्सपीरियंस करना है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो हमको वो सब चीज प्रोटेक्ट करनी चाहिए। फाइटोप्लांटेन नाम करके सिंगल सेल प्लांट है जो वहाँ पे लाइफ सस्टेन कर। तो ये सब हो रहा था स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम की वजह से, इसलिए ही सारे हाई स्कूल बच्चों को वहां लेके जा रहे थे बिकॉज उनका मानना ये है कि बच्चे वहां जाएंगे, समझेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। ये ना जॉब ग्रीन जिन्होंने ये आइडिया दिया कैसे हम देख सकते हैं कि ग्लेशियर हमारे कितने पिघल रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल। कहानी में हमारे मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है सोदाओ जो डॉक्टर है। जो डॉक्टर क्या देखता है कि एक आदमी सामने से चलते हुए आ रहा है एंड वो लाइक उनको जापानीज नहीं लग रहा है, वो अमेरिकन है। अमेरिका और जापान में लाइक जब उस वक्त वॉर चल रही थी तो क्या होता है, वो सोचता है कि चलो नहीं भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरा सबसे पहले हक है डॉक्टर का, उसके बाद मैं किसी भी लाइक नेशनलिटी में आता हूँ। तो उसने क्या करा कि उसको रखा अपने घर पे, उसकी लाइक देखभाल करी, उसके सारे सर्वेंट वहां से भाग गए। एक दिन क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं उसके घर पे, उनको लगता है कि वो मुझको लाइक लेने के लिए आए, बट ऐसा नहीं था, वो सोदाओ को बुलाने आए थे बिकॉज उनके ऑफिसर की तबीयत खराब थी बस। एंड वो सोचता है कि भाई ऐसे तो मेरी फैमिली भी खतरे में, तो वो क्या करता है कि जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनको वो हायर करता है कि वो आए और उसको रात में मार दे जब वो सो रहा हो। बट पता नहीं क्यों उसकी ह्यूमैनिटी अंदर से जागती है, बोलता है कि गलत है एंड वो खुद ही उसको बचा लेता है। उस अमेरिकन को वहां से वो एस्केप करवाता है बोर्ड के थ्रू। सबसे पहले हम इंसान है तो हमको ह्यूमैनिटी को प्रेफर करना चाहिए, उसके बाद रेस, जेंडर, कास्ट, क्लास, ये सारी चीजें आती है। कहानी में मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं। जो डैरी होता है वो 14 ईयर्स का होता है, उसका फेस जला हुआ होता है। वो लाइक बहुत पैसिमिस्टिक होता है, उसको लगता है कि भाई इस दुनिया से मैं बात नहीं कर सकता हूँ और मैं इस दुनिया से बहुत अलग हूँ और मैं खराब हूँ, ये वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है। बट उसी के दूसरी तरफ मिस्टर लैम होते हैं जिनका एक पैर टिन का होता है, बट स्टिल वो बहुत खुश होते हैं बिकॉज वो उससे बोलते हैं कि भाई तू चल तो सकता है, तू पूरी दुनिया घूम सकता है, बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं टिन का लेग है। क्रेब एप्पल का पूरा गार्डन था, वो ना अच्छे से एक दूसरे से दोस्ती वस्ती कर लेते हैं। उसके बाद जो मिस्टर लैम होते हैं वो डैडी से बोलते हैं कि क्या तुम मेरी क्रेब एप्पल तोड़ाने में हेल्प करोगे। तो जो डैडी है वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी मम्मी से कह के नहीं आया कि मैं यहाँ इतने दूर आया हूँ, तो एक बार मम्मी से कह के आता हूँ फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। लैम बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो, तुम दोबारा लौट के नहीं है। बट वो बोलता है नहीं नहीं पक्का मैं आऊंगा। तो जब तक वो जाता है फिर दोबारा आता है तो वो क्या देखता है कि जो मिस्टर लैम होते हैं वो अपने आप ही पेड़ पे चढ़ करके कोशिश कर रहे होते हैं क्रेब एप्पल को उतारने में, बट जो उनकी जो सीढ़ी होती है वो फिसल जाती है और वो मर जाते हैं वहीं की वहीं। तो उसको उस चीज का बहुत दुख होता है। बट मिस्टर लैम ने उसको काफी कुछ सिखा दिया कि हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, हमको अशेम नहीं होना चाहिए अपने अपीयरेंस के बारे में, और हमेशा हमको अपने बारे में पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक लाइक बिहेवियर, एटीट्यूड होना चाहिए।
सो इस कहानी में मेनली 3 ही लोग हैं। तो जो कला होती है वो अपने न्यू स्कूल में फर्स्ट डे होता है उसका, एंड वो जाती है, वो देखती है कि भाई यहाँ तो सब कुछ अलग-अलग है, लाइक कुछ भी मेरे स्कूल जैसा हो नहीं रहा है, लाइक सारे नए कपड़े पहनते हैं, ब्रेकफास्ट के अलग-अलग रूल है, वो हमेशा हर बात पे डाँट खाती है। उसका इसी बात का डर रहता है कि भाई टीचर मुझे इस बात पे ना डाँटे, टीचर मुझे उस बात पे ना डाँटे, एंड वो बहुत अफेक्ट हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है उस चीज़ को देख कर के। उसका दोस्त जुड़वीन वो बताता है कि भाई यहाँ पे ना तुम्हारे बालों को काट देंगे, तो वो बहुत जगह जाकर चुभती है, बट उसको फिर भी पकड़ लेते हैं। बट उसके कल्चर में क्या होता है कि भाई जो सोल्जर्स अपनी स्किल्स को खो देते हैं वही शॉर्ट हेयर कराते हैं बिकॉज वो एक अमेरिकन इंडियन थी और उसको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सिमोन भी एक इंसान थी जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ती थी बिकॉज वो भी लाइक अमेरिकन इंडियन थी। सो इस चैप्टर में सेकंड पार्ट है, इसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, भामा एंड अनन। भामा क्या होती है, थर्ड क्लास की छोटी बच्ची होती है जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। बट एक दिन वो देखती है कि वो अंकल एक पैकेट से ऐसे सामान को दूर से पकड़ के लेके जा रहा है और उसको टच नहीं कर रहा है। तो वो अपने भाई से पूछती है कि भाई भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि भाई ये अनटचेबिलिटी है और लाइक ये अनटचेबल है, ये लोअर कास्ट का है, तो इसलिए वो टच नहीं कर सकता। ये चाय वाला देखो, ये दूर से चाय डाला है, तो इसको ये सब चीज़ देख करके बहुत अजीब लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, बिकॉज़ वो छोटी सी है। वो छोटी सी इनोसेंट सी बच्ची जो कि साउथ इंडिया से, उसने क्या देखा कि भाई अब मैं बहुत पढ़ूंगी और इस डिस्क्रिमिनेशन के आगे लड़ूंगी। लोग होते हैं एम हेमल एंड फ्रांस। जो फ्रांस है ना, एक बच्चा है हम जैसा, जो उसको पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं है, लाइक उसको आज टेस्ट भी था उसका पार्टिसिपल का, बट उसने नहीं पढ़ाई की थी, तो उसको बहुत डर था स्कूल जाते जाते कि भाई मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। बट वो स्कूल जाके क्या देखता है, ब्यूटीफुल कपड़े पहन रखे थे जो कि वो मेनली इंस्पेक्शन या फिर प्रेस डेज पे पहना करते थे। एक बेंचेस पे ना विलेजर्स बैठे हुए थे जो कि बहुत ओल्ड थे, एंड उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब यहाँ क्यों बैठे हैं, तो वो भी जाकर के बैठ जाता है। तो फिर उसको पता पड़ता है कि भाई बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जो स्कूल्स हैं एल्सा से एंड लॉरेंस के, वहाँ पर ओनली अभी जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। और भले फ्रांस पढ़ता नहीं था बट उस चीज को देख करके बहुत शौक होता है। मैंने बोला कि भाई इसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है, बिकॉज तुमने भी बहुत छुट्टियां मारी है, मैंने भी बहुत छुट्टी मार लेता था मैं कभी कभी। और वो कहता है जो फ्रेंच है ना वो सबसे ब्यूटीफुल एंड अच्छी लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, सबको ऐसे ही लगता है और उन लोगों को ये प्रोटेक्ट करनी है। वो ऐसे उनसे बोल के जाता है, वो कुछ बोलना भी चाहता है बट आई करके रह जाता है, वो बोल नहीं पाता है। फिर वो खड़ा होता है, हैमिल खड़ा होता है चौक से, लाइक बोर्ड के ऊपर लिखता है वाई लव फ्रांस, मतलब कि फ्रांस अमर रहे। एंड लास्ट में वो बोलता है कि स्कूल इज डिसमिस, यू कैन गो। इसमें मेनली यही बताया गया है कि लैंग्वेज इज की टू प्रेजेंट, सो एवरीवन शुड प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेजेस। तो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में हमको 2 लोगों की कहानी बताएगी। सबसे पहले है साहिब आलम। साहिब आलम अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश से आया था, सीमापुरी लाइक दिल्ली के अंदर। लाइक वो चाइल्ड लेबर करता था, पॉवर्टी के अंदर था और उनके लिए सर्वाइवल का मतलब था रेश पिकिंग, मतलब कि वो गार्बेज उठाया करते थे और वो उसके लिए गोल्ड भी था। लाइक गोल्ड उनके लिए कुछ भी हो सकता था, लाइक 1 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, और जो जूते फट जाते थे वो भी उनके लिए गोल्ड। सो एक दिन जो राइटर होती है वो साहिब आलम से पूछती है कि तुमने ये चप्पल क्यों नहीं पहन रखा? तो वो बताता है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं पहन रखे, बट बिकॉज ये हमारा ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ भी बहाने मार देता है। तो उसके बाद बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बिकॉज बोलता है वो ऐसे पैसे नहीं रहते मेरे पास। तो वो बोलती है राइटर कि हाँ मैं स्कूल रहोगे तो तुम स्कूल में आओगे, बट साहिब बोलता है कि हाँ सब ऐसे झूठे बातें करके चले जाते हैं, बट कोई कुछ नहीं करता है। फिर एक आयरनी तो देखो, साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट भाई वो इतने पॉवर्टी में जाता है कि उसके पास चप्पलें नहीं थी पहनने के लिए। और एक दिन राइटर क्या देखती है कि भाई वो जो साहिब है वो जा रहा था, एक कनस्तर था उसके पास लाइक मिल्क का, और वो अब टी स्टॉल पे काम करने लग गया था 800 रुपीज में, और उसको सुबह शाम की मील भी मिला करती थी। तुमको लग रहा है कि इतनी अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज साहिब पहले फ्रीडम थी, वो अपने मन से काम करता था, आज मैंने तो करता है, कल है तो नहीं करता है, बट टी स्टॉल पर उसको रोज दिन भर उतना ही काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कहानी है मुकेश की। मुकेश एक लड़का है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद तुमको पता हो तो बैंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस है, बट वो इंडस्ट्री बहुत हजार्डस है बिकॉज पॉइंट याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। वर्क इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर और लाइट, furnaces with high temperature dust affect their eyes और that cause blindness also। और जो मुकेश था ना वो थोड़ा यूनिक था अपनी फैमिली से, पूरा कार मैकेनिक बनना था उसको, कोई बेंगल मेकर वगैरह नहीं बनना था। लाइक उसको गैरेज पे जाना था, उसको सीखना था कि गाड़ी कैसे सही करते, उसका कोई बड़े सपने नहीं थे कि उसको हेलीकॉप्टर उड़ाना है, एयरप्लेन उड़ाना है, बिकॉज उसको पता था बिकॉज कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं है। वो लोग ने बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहे थे बिकॉज ऑफ पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, साहूकार्स। बिकॉज जो पुलिस वगैरह वाले थे ना उनको मारा करते थे बिकॉज वो बेंगल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बट भाई उनके लाइक वो कंडीशन नहीं समझते थे कि भाई उनका कंडीशन है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे। कदर डीप वाटर में, डीप वाटर के जो राइटर है डगलस, वो बताते हैं कि कैसा मेरे को फियर था वाटर का, मैंने कैसे वो कनकर किया। लाइक वो जब 3-4 साल के थे ना, वो कैलिफोर्निया में स्विमिंग करने गए थे एंड वो वहाँ पे गिर गए थे एंड उसके ऊपर पानी की वेव आ गई थी, इसकी वजह से वो उठ नहीं पाए थे, जिससे कि उसको फियर हो गया था वाटर का। कुछ साल बाद उन्होंने क्या किया, YMCA स्विमिंग पूल लाइक ज्वाइन करा एंड उसमें 18 साल की लड़की ने उनको धक्का मार दिया था स्विमिंग पूल के अंदर एंड उनको लगा था कि वो वापस आ जाएंगे बाहर, बट भाई वो नहीं आए। उन्होंने मौत अपने सामने से देख ली, मौत को टक से छू करके वापस आए एंड भाई वो और ज्यादा डर गए कि अगर मुझे पानी का फियर ऐसे ही रहेगा तो मैं कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग कैसे सीख पाऊँ। सो उन्होंने क्या किया, फिर एक इंस्ट्रक्टर रखा अपने पास। इंस्ट्रक्टर ने उनको लाइक रस्सी से बांध करके सिखाया, एक्सरसाइज कराई डेली। लाइक वो 5 दिन प्रैक्टिस किया करते थे एक वीक के अंदर, जो तो स्विमिंग तो उसने सीख ली थी बट वो सेटिस्फाइड नहीं था कि भाई अभी मुझे इतना नहीं आता। वो आइलैंड्स और लेक्स पे जाता था अपने आप को टेस्ट करने की। और एक बड़ी पर्सनैलिटी थी कार्पन, उन्होंने उसकी ऐसे भी कॉपी करने की कोशिश करी और वार्म लेक्स में भी स्विमिंग करी। एंड ही हैज लेस दैट दैट इज पीसफुल, इट इज द फियर ऑफ दैट दैट इज टेरराइजिंग, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। रेड में कहते हैं रेड ट्रप चैनल था जो कि गरीब था, पुअर था, सैड था, जा रहा होता है उसको लगता है कि भाई ये दुनिया तक बहुत बड़ा रेड। और फिर वो एक कॉटेज में आता है जहाँ पर एक क्रॉफ्टर रह रहा होता है एंड वहाँ पे उसको खाने के लिए मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, बट वो क्या करता है वहाँ से चोरी करता है पैसों का और वहाँ से भाग जाता है लाइक जंगल के अंदर। जंगल के अंदर वो ऐसा रास्ता घूम जाता है, बट उसने देखता है कि कहीं तो एक आवाज आ रही है, तो वो आवाज के साथ साथ जाते जाते वहाँ जाकर बैठ जाता है। एक इंसान होता है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर को लगता है कि जो ये रेड ट्रप सेलर है वो मेरा दोस्त है, लाइक वो उसको समझता है कि वो स्टिल है, तो लाइक वो उससे बोलता है भाई प्लीज तू मेरा दोस्त है, तू मेरे घर चलना। वो बोलता है फिर नहीं मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, बट स्टिल वो बोलता है कि नहीं तू मेरा दोस्त है, चल चल चल। वो ऐसे नहीं मानता, तो वो अपनी बेटी को लग लाता है एडला। तो एडला बोलती है प्लीज आप हमारे घर चलिए ना, ऐसा मत
मना मत करिए ये वो, तो वो उसके घर चल देता है। आराम से रहता है, खाता है, पीता है। भाई जब उठता है, नहाता है, जब उसको पता पड़ता है कि भाई ये तो मेरा दोस्त नहीं है, तो कोई और है, रात के अंधेरे में मैंने गलती कर दी। तो लाइक उससे बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ तुम, बट एडला बोलती है कि नहीं पापा प्लीज उसको यहाँ रहने दो ना, लाइक क्रिसमस है, कल क्रिसमस को मनाने दो, उसके बाद आप भेज देना प्लीज। कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, बट ऐसा ना हो तुम अपनी गलती पे पछताओ। क्या होता है, उसकी बेटी और वो जाते हैं चर्च में, एंड चर्च में उनको पता पड़ता है कि क्रॉफ्टर के पैसे कोई रेड टेप सेलर था वो चुरा के चला गया। तो उसको फिर याद आता है ये रेड टेप सेलर तो मेरे घर पे रह गया है। तो वो बोलता है देख ले एडला, अब तो काइंड और लविंग बिहेवियर है, वो हमारे घर को लुटवाएगा। तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ था, बल्कि एक वहाँ रेड ट्रैप रखा हुआ था, प्लस एक लेटर लिखा हुआ था एडला के लिए, प्लस वहाँ पे पहले 30 क्रोनर थे वहाँ पर रखे हुए थे, लेटर भी था उसमें लिखा हुआ था कि एडला मैंने ये चोरी करी, ये है वो है, उसके पैसे आप उसको वापस कर देना प्लीज, गलती हो गई, ये वगैरह वगैरह। लाइक इससे हमको क्या पता पड़ता है कि काइंडनेस और लव ने उस थीप को पूरा ही चेंज कर दिया था। तो इंडिगो में क्या होता है, राजकुमार शुक्ला नाम का एक इंसान होता है, एंड वो गांधी जी से बोलता है गांधी जी प्लीज आप चंपारण चलो और वहां जाकर के देखते हो कि क्या हालत हो रहा है। पर गांधी जी उन्होंने उसकी बात पे ऐसे गौर नहीं करा, बट जो राजकुमार शुक्ला था ना वो गांधी जी के साथ हर जगह जा रहा था, तो फिर गांधी जी ने सोचा चलो ठीक है भाई चल लेते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी गए पटना राजेंद्र प्रसाद से मिलने, बट उनको नहीं मिलने दिया जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि भाई अनटचेबल है, उनको ऐसा फील किया जाता है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन से उनको फील कराई जाती है। उसके बाद फिर वो जाते हैं मुजफ्फरनगर जेपी कृपलानी से मिलने, एंड वो लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनसे उनको सारी डिटेल चाहिए थी, बट वो डिटेल देने से मना कर देते। वो बोलते हैं भैया तू आउटसाइडर है, मैं तेरे को डिटेल नहीं दूंगा। एंड वो जाते हैं चंपारण सब कुछ देखने के लिए, उन्होंने सब कुछ देखा कि क्या हाल है कैसे है। तो वहाँ पे उनको लाइक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, ये है वो है, पर सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, एंड जो जजेस होते हैं वो उनको सलाह देते हैं कि तुम बेल ले सकते हो, बट गांधी जी बोलते हैं कि मैं बेल नहीं लूंगा, और सारे लोग उन पर चढ़ रहे होते हैं। तो गांधी जी ने पुलिस वालों के साथ मिलकर के सब लोगों को समझाया कि भैया शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, ऐसे लड़ो मत, और वो बिना बेल के ही वहां से रिहा हो जाते हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होने लग गया था, मतलब कि गांधी जी ने डिसोबे कर दिया था ब्रिटिशर्स की बात पहली बार। और पता है क्या मसला था वहां पर कि 15% इंडिगो उनको उगाना पड़ता था अपने लैंड के ऊपर, जिससे कि लैंड खराब भी हो जाती थी, और प्लस उनको रेंट भी पे करना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी चीज। और जब इन्वेंशन हो गया था सिंथेटिक इंडिगो का लाइक जर्मनी में, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इंडिगो वाला टैक्स हटा देंगे, बट तुमको इसके लिए भी तुमको हमको पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट भाई इंडियन किस बात का कंपनसेशन दे, और दूसरी बात इंडियन लॉयर थे ना वो बहुत बहुत पैसे चार्ज कर रहे थे लाइक अपने ही लोगों से। तो गांधी जी ने उनको भी डांटा कि भाई तुमको शर्म नहीं आती, अपने ही लोगों से इतने इतने पैसे चार्ज कर रहे हो। गांधी जी मोतिहारी जाते हैं बिहार में, तो सब लाइक पीजेंट्स कॉमन मैन और सबका सपोर्ट मिल जाता है उनको। तो जो उनकी जज थे ना उनको प्लांटर्स को ही उन्होंने मान लिया कि भाई यही गलत है और उनको 25% लाइक बैक उनको देना है, बट लाइक ये बहुत कम अमाउंट लग रहा होगा तुमको। बट गांधी जी को लगा चलो ठीक है भाई कुछ नहीं तो कुछ तो हाँ। सो यही से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हल्का हल्का स्टार्ट होने लगा था। सो इससे हमें पता पड़ता है इंपॉर्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड यूनिटी अगेंस्ट ऑपरेशन। बात करते हैं पोइट एंड पैनकेक की। जो पैनकेक था ना कुछ खाने वाला पैनकेक नहीं है, बट एक मेकअप मटेरियल है जो कि यूज किया जाता था उस जमाने में। लाइक एक जेमिनी स्टूडियो करके एक स्टूडियो था जो कि था वसाना का। अशोक मित्र ने एक राइटर थे लाइक जो बहुत बड़ा काम नहीं करते थे, लाइक न्यूज़पेपर को कट करके वो अपने पास रखा करते थे, बट उनको सारी चीज की जानकारी थी कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। और उनको क्या लगता था जेमिनी स्टूडियो ने हेयर कटिंग सैलून के लाइक बराबर है, वहाँ पर हाफ डजन मिरर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, और लाइट्स लगे हुए हैं बहुत सारी जो कि एक्टर एक्ट्रेस के फेस पे पड़ती है, और इतना सारा मेकअप लगाने का क्या सेंस है, उनको वो चीज समझ नहीं आती थी। वो बोला करते थे कि भाई ये मेकअप है ना इनको अगली ही बना रहा है। और जो ऑफिस बॉय था ना वो पेंट किया करता था लाइक सारे प्लेयर्स के मुंह पर, बट उसको ना लाइक ऑफिस बॉय नहीं बनना था, उसको राइटर डायरेक्टर वगैरह बनना था, बट वो नहीं बन पाया। और वो ये सब चीज का ब्लेम किस पर डालता था, सुब्बू पे। सुब्बू था वो ब्राह्मण था इसलिए उसको प्रेफर किया जाता वहां पर, बट ऐसा नहीं था भाई। सुब्बू था टैलेंटेड था, बहुत लॉयल था लाइक जेमिनी स्टूडियो, उसके बॉस बहुत क्रिएटिव था, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, और वो बिल्कुल लाइक ऐसा मान लो कि बिल्कुल फिल्म के लिए बना हुआ था। वो हर कुछ कर सकता था, हर चीज कर सकता है। ऐसा होता ना एक इंसान जो कि भाई इससे कुछ भी करा लो सब कुछ कर देता है, तो वो ऐसा इंसान था। उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे कोई भी आता था उसको अच्छे से लाइक ध्यान रखता था, वो आई नो पोएट्री भी लिखता था, इसलिए वो नंबर 2 पे आता था। जो सुब्बू था ना वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया करता था। जेमिनी स्टूडियो ने एक ग्रुप होस्ट किया था लाइक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का, जिसको बोला गया था रीअरेंजमेंट आर्मी। प्लॉट्स या मैसेज थे ना वो ऐसे कोई यूनिक नहीं थे, बट उनके कपड़े उनकी कॉस्ट्यूम बहुत यूनिक थी, लाइक बहुत इंप्रेसिव थी। सीन्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट्स ऑफ जोथन वैली वर यूज्ड इन तमिल प्लेस फॉर मेनी ईयर्स। स्टेपन स्पेंडर नाम के एक इंसान थे, उन्होंने भी जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया, बट वो भाई वहां से कनेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज उनकी लैंग्वेज अलग थी, स्टूडियो की लैंग्वेज अलग थी, इसलिए वहां से कनेक्ट नहीं कर। और कुछ साल बाद ना अशोका मित्रन ने अपना नाम भी देखा था द बुक इनकाउंटर में। के बारे में हमको 2 कहानियां बताइए मेनली। तो सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि हमको इंटरव्यू जो 130 ईयर्स ओल्ड है जो कि जर्नलिज्म का पार्ट है। एक इंटरव्यू से किसी का इंप्रेशन बिगड़ भी सकता है, इंप्रूव भी हो सकता है। बहुत लोगों को इंटरव्यू पसंद है, बहुत लोगों को इंटरव्यू नहीं पसंद है। पहले पार्ट में पढ़ते हैं हम किपलिंग्स की स्टोरी। किपलिंग की वाइफ ने उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि किपलिंग्स को बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं पसंद है, लाइक उनको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, और उन्होंने हमेशा ही इंटरव्यू को क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने बोला कि भाई रेस्पेक्टेबल जो लोग होते हैं ना वो इंटरव्यू लेते हैं ना वो इंटरव्यू देते हैं। और एक बार तो 2 रिपोर्टरों ने उनका टाइम ही बर्बाद किया था, लाइक पूरा दिन बर्बाद कर दिया था बस्टन के अंदर, इसलिए उनको इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं, और उनको लगता है कि जो इंटरव्यू लेते हैं उनको भी हमको पनिश। वहीं दूसरा पार्ट है उबर्टो इको का, जो कि एक प्रोफेसर है और वो लाइक संडेज को अपने नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं। मुकुंद जो कि एक इंग्लिश नोबेलिस्ट है, वो काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं इको से, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं वो इतना सारा कैसे लिख पाते हैं, हाउ ही मैनेज टू राइट सो मच। तो वो इसका जवाब देते हुए बोलते हैं सबसे पहले अच्छा लगता है बहुत सारी चीजें लिखना है सेम एथिकल एंड फिलोसॉफिकल चीजों
नेचर के बारे में। दूसरा जब वो बात बताते हैं इंटरसेक्ट के बारे में, लाइक उन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे कि मैं एलिवेटर में जा रही हूँ किसी से मिलने के लिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो वो बताते हैं कि हमको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मुकुंद पूछते हैं इको से वो है कि तो उनकी फेमस नोवेल है, उसका सक्सेस क्या है, तो उस नोवेल का नाम क्या है। पहले सबसे पहले उस नोवेल का नाम है द नेम ऑफ रोज। और 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी उसकी छपी हुई है। और बात यह है कि देखो, अगर मैं उसको, वो बोलते हैं कि अगर मैं उसको 10 साल पहले 10 साल बाद शायद लाइक पब्लिश करता तो शायद उतने लाइक वो इतना फेमस नहीं होती। अभी पब्लिश किया तो इसलिए बहुत फेमस हुई है, टाइमिंग का भी बहुत इफेक्ट पड़ा उस पर। और दूसरी बात वो बताते हैं कि उसके अंदर पीस, लव, हार्मोनी, नॉन वायलेंस के बारे में बताया, इसलिए लोगों को वो और भी ज़्यादा पसंद। उसके बाद लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसमें 2 लड़कियों के बारे में बताया, सोफी एंड जेनी। जो सोफी है ना, वो बहुत एम्बिशियस है और वो बहुत डे ड्रीमिंग करती है, एक टीनेजर है दोनों की दोनों, जो कि लाइक बिस्किट फैक्ट्रीज में काम करती है। जेनी वो बहुत प्रैक्टिकल है भाई, वो ऐसे प्रैक्टिकलिटी में जीती है, ऐसा नहीं है कि अपने ख्वाबों में जी रही है, ऐसा नहीं है। जो सोफिया, उसके 2 ब्रदर्स भी हैं, डर्क एंड जॉफ। बट जो सोफिया है उसको जॉफ अच्छा लगता है, लाइक उसका बड़ा भाई है, वो टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है और वो मैकेनिक्स में काम भी करता है। बात ये भी है कि वो अपने मन में ही खोया रहता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है एंड वो चिल इंसान। सोफिया ना वो बहुत छोटे से घर में रहती है, वो बोलती है कि भाई जब मेरे पे पैसा आ जाएगा ना तो मैं बुटीक खोलूंगी। बट उसके पापा बोलते हैं ऐसे होते हैं ना, वो पेड़ पे नहीं उगते, तो तू ऐसे कैसे बुटीक खोल लेगी भाई। अदर है ना, उसको सोफी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बिकॉज वो बहुत झूठ बोलती है, ऐसा उनको लगता है। और वो ना अपनी बातों में फंसा लेती है, जैसे कि अपने एल्डर ब्रदर को फंसा लेती है। जैसे कि वो बोलती है कि एक बहुत फेमस फुटबॉलर है डेंसी केसी, और वो बताती है कि भाई मैं तो उसके साथ डेट पे भी गई हूँ, मैं तो उनके साथ बहुत घूमी हूँ बुटीक में, ये वगैरह। वो झूठ बोलती है ऐसा, है ना। उसके बाद वो अपने एल्डर भाई को फंसा लेती है, इतनी बातें बनाती है वो, मतलब। एंड एक दिन तो वो मैच भी देखने जाते हैं उस फुटबॉलर का, एंड वहाँ फुटबॉलर जीत भी आता है। एंड वो वेट करती है सोफी कि वो मुझसे मिलने आएंगे, ये वगैरह वगैरह। बट वो ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वो डे ड्रीमिंग कर रही होती है, बस उसके बारे में सोच रही होती है वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनोसेंट टीनेजर है वो, तो जस्ट डे ड्रीमिंग करती है, वो सोचती है। बट और जो वर्ल्ड है वो उसके सारे एस्पिरेशन, वो सारी बातों को शेटर कर देती है। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही हो। फिर तुमको ये पसंद आया होगा, मैंने कुछ अलग ट्राई किया है, तो मुझे बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में पोएम्स नहीं बताइए बिकॉज ये ऑलरेडी काफी लंबी है। सो या बाय बाय, टेक केयर।